नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं वो मिडिल ईस्ट, इस्लामोफोबिया, रेडिकलाइजेशन, भारत, उसमें ये तीन चार चीज़ें हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। तो अभी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, दुबई, कतर, ये जो बड़े पैसे वाले देश हैं, ये अपने देश में रेडिकलाइजेशन नहीं चाहते हैं। इवन कि जो मिस्र जैसा देश है जो अपने यहाँ बहुत कट्टर है, या टर्की है, वो भी जो रेडिकलाइज यूथ है, मुस्लिम, जैसे कि जो हमास है, और उसको अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते हैं। बात यह है कि जो मिडिल ईस्ट के जो अच्छे पैसे वाले देश हैं, जिनमें सबसे आगे हमारे सऊदी अरब और वहाँ के क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनको एक बात समझ आ गई है। क्या? कि देखिए, जो हमारे यहाँ जो खनिज तेल है, ये बहुत दिन रहने वाला नहीं है। अब ऐसा है कि अभी अगर रहेगा तो भी, अभी तक तो सबकी मजबूरी थी कि वहाँ से कुछ भी हो, कैसा भी हो, उनकी शर्तों पे दुनिया उनके दरवाजे खड़ी होती थी, उनसे तेल माँगती थी, क्योंकि तेल पे निर्भरता थी पूरे विश्व की। लेकिन अब जिस तरीके से दुनिया भर की सरकारें, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, भारत हो या अमेरिका हो, चाइना हो या रूस हो, हर देश की सरकार अपने-अपने लेवल पर ये कोशिश कर रही है कि हम जो पेट्रोलियम खनिज तेल जो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई सस्टेनेबल एनर्जी के स्रोत ढूँढें। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा खनिज तेल इस्तेमाल होता है गाड़ियों में, व्हीकल्स में होता है, तो बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कैसे किया जाए, उसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, इस सब चीज़ों पे कैसे उस बैटरी का डिस्पोज़ल हो कि वो वातावरण को नुकसान ना करे, पर्यावरण को, इन सब चीज़ों पे बहुत बात हो रही है। और अगर न भी हो, तो ये देश जानते हैं कि अगले 50 सालों में जो उनके यहाँ के खनिज भंडार हैं, वो इतने कम हो जाएँगे कि अपना काम चला ले, थोड़ा बहुत बेच ले, उसकी वजह से ये जो उनकी शान और शौकत है और जो है जिस तरीके से, वो रह नहीं पाएगा। ये सब देश अपने-अपने हिसाब से सोच रहे हैं। दुबई के पास पहले ही तेल नहीं था ज़्यादा, तो दुबई ने अपने आप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह विकसित कर लिया। वहाँ उसने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को बुलाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब उसी तरीके से ये भी सोच रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के लिए, बल्कि वो उससे एक कदम आगे जाके सोच रहे हैं। उन्हें 2 बातें हैं, एक तो उनको ये पता है कि अगर हम बहुत रेडिकलाइज़ रहे, तो अंततः बहुत ज़्यादा विश्व हमारे संग, दुनिया हमारे संग करेगी नहीं रफ्त ज़ब्त, वो हमारे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहेगी। दूसरी बात, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो मोहम्मद बिन सलमान MBS खुद भी जो इस्लाम का वो कट्टरपंथी चेहरा है, उसके खिलाफ हैं। उन्होंने धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, जिनमें मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक लगती है कि उन्होंने औरतों को घर से निकलने के लिए, साथ एक जो महरम होना ज़रूरी होता था वहाँ, वो उन्होंने ज़रूरत ख़त्म कर दी, वो उन्होंने नियम बदल दिया। महरम का मतलब होता है कि अगर कोई औरत जा रही है तो उसके निकट संबंधी 3-4 रिश्तेदार होते हैं। जैसे उसका बेटा हो, पति हो, भाई हो, अपना भाई सगा, जिसको कहते हैं एक ही माँ के बच्चे, या उसका पिता हो, किसी को उसके साथ होना ज़रूरी होता है। अब ये सोच इसके पीछे ये है कि वो निकलेगी, तो वो तो अपना ध्यान तो रखेगी नहीं, या तो वो उस कैरेक्टर लूज़ कर जाएगी या खतरे में पड़ जाएगी। मतलब इतनी अकल ही नहीं है कि वो कहीं जा सकती है। हज में आप किसी भी कंट्री में हो, आप बिना महरम के वहाँ नहीं जा सकते। बिना सर ढके वहाँ गैर मुस्लिम औरतें भी नहीं घूम सकती थी कुछ समय पहले तक। अभी आपको ध्यान होगा, एक चेस चैंपियनशिप में एक लड़की है, उसने जाने से इनकार कर दिया। आई थिंक शी इज़ वर्ल्ड चैंपियन। वो बोली, मैं 2 टाइटल खो दूँगी, लेकिन मैं वहाँ जाके सर ढक के बैठ के नहीं करूँगी। आपको याद होगा, हमारी एक शूटर ने भी कुछ साल पहले एक बार वहाँ जाके शूटिंग में भाग लेने से मना कर दिया था। बोले ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा, टाइटल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो ये सब चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं कि हम बड़े पैमाने पे अगर चेंजेस नहीं करेंगे, तो काम नहीं चलेगा। अपने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने MBS से बात करके एक चेंज की शुरुआत कराई थी कि भारत से जाने वाली जो महिलाएँ हैं, वो हज पर जा सकती हैं बिना महरम के। क्योंकि मोदी जी मानते हैं कि नारी शक्ति का ये अपमान है कि वो अपने आप को मैनेज भी नहीं कर सकती। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सी चीज़ें MBS से बदलने की कोशिश करी है। जैसे अभी उन्होंने, पहले उनके यहाँ औरतों को ड्राइविंग करना अलाउड नहीं था, या शायद अकेले अलाउड नहीं था। तो उन्होंने उस पर से भी रिस्ट्रिक्शन हटाया है। इस तरह के बहुत से काम किए हैं। बहुत से लोग भारत में इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। अब अभी उनका पिछले हफ्ते का एक इंटरव्यू है, तो वो जो महिला पत्रकार थी, उसने उनसे पूछा, टीवी पे इंटरव्यू था। अ, उसका मैं यहाँ पे वीडियो लगा नहीं रही हूँ क्योंकि वो अरबी में है। जो उसका इंग्लिश सबटाइटल वाला मुझे मिला नहीं लगाने के लिए। तो वो उसमें वो कह रही हैं कि आप, बुर्के की बात हो रही है, हिजाब की बात हो रही है कि ये हिजाब वाला जो सिस्टम है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे और क्या करेंगे?
और जो रेडिकल फोर्सेस हैं उनको आप कैसे काबू करेंगे, तो और कब तक करेंगे। तो उन्होंने एमबीएस ने ये कहा कि देखो हमारे पास रेडिकल फोर्सेस से लड़ने के लिए 30 साल का समय नहीं है, हम अभी के अभी इसको खत्म करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, खासतौर पे जबकि यूरोप, अमेरिका हर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ उठने वाली आवाज को इस्लामोफोबिया कह रहे हैं। वो दुनिया भर में जहाँ कहीं इंपॉर्टेंट जगहों पे मुस्लिम बैठे हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्ला मचा के बोल रहे हैं। वहाँ सऊदी अरब, जहाँ मक्का मदीना है, जो माना जाता है कि वो स्रोत है वो जगह इस्लाम की, और जिनको इस्लाम का सरमाएदार माना जाता है सऊदी अरब की सरकार को, वो उसके क्राउन प्रिंस ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम तो रेडिकलाइजेशन को अभी के अभी खत्म करेंगे। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। भारत में लोग बहुत खुश हैं। दरअसल भारत में एक तबका है जो लगातार पिछले 3-4 साल 5 साल से इस बात को कह रहा है कि देखिए जो मोहम्मद बिन सलमान हैं वो अपने देश से इस्लामिक कट्टरपंथ हटाने की शुरुआत करेंगे, और वो ये मान के चल रहे हैं कि ये बयार भारत में भी आएगी, और भारत मतलब अगर वहाँ वो ख़त्म करेंगे तो सब जगह बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा, और जो कट्टरपंथ है, रेडिकल एलिमेंट है जो इस्लाम का, वो काबू किया जा सकेगा। लेकिन मुझे इस बात पे पूरा विश्वास होता नहीं है। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि वो अपने देश में बहुत खुलापन ले आएंगे, लेकिन इसका विश्व पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये सोचने वाली बात है। देखिए जब आज़ादी हुई, बंटवारा हुआ, कुछ मुसलमान जो यहाँ रह गए उसमें अधिकतर वो थे जो खासतौर पे पढ़े लिखे थे, जिनको अपनी जड़ों से प्यार था, या जो शायद कुछ लोग होंगे जो उस समय भी रेडिकल रहे होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज यहाँ पर दोनों समुदाय जो है आपस में अच्छे से एडजस्ट हो गए थे, सेटल हो गए थे। जो सचमुच 60-70 तक भी, 1970 तक भी एक अच्छा सामंजस्यपूर्ण समाज था, और उधर पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान एक मॉडर्न सोसाइटी था जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। तब तक क्या हुआ, बड़े पैमाने पे इनकी पेट्रोल शुरू हुआ निकलना सऊदी अरब पे, और अमेरिका ने उसको निकालने में, उसको रिफाइन करने में उनकी सहायता करी, और उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा सऊदी अरब को, जिसको पेट्रो डॉलर कहा जाता है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान में, भारत में और सऊदी अरब ने इतना पैसा भेजा, यहाँ मदरसों की और कट्टरपंथ की पूरी लाइन लगा दी। मशरूम हो गए मदरसे, मशरूम हो गया कट्टरपंथ। दूसरे देशों से मौलाना आके यहाँ पर पढ़ाने लगे, तबलीग करने लगे, और यहाँ के लोगों को धीरे धीरे कट्टर बनाने लगे। जो ये गंगा जमनी सभ्यता कहलाती थी वो पूरी तरह से उस समय ख़त्म हुई थी, जो ख़त्म होते होते अब इतने विकृत रूप में आ गई है कि तमाशा ही बना हुआ है सब तरफ। तो देखिए आज में स्थिति ये है कि कहीं भी दुनिया के कोने में कोई बड़ा कांड होता है तो उस जो आतंकवादी कांड होता है उसमें जो लोग होते हैं ज़्यादातर या तो पाकिस्तान के होते हैं या पाकिस्तान से ट्रेंड होते हैं, और उसके पीछे जो प्लानिंग होती है, जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो हमारे देवबंदी होते हैं भारत के। अभी आपने सुना ही होगा कि वो दारुल उलूम जो है देवबंद का, उसकी वेबसाइट पे गजवाए हिंद होना है, इसके बारे में कुछ एक क्वेश्चन आंसर के बीच में बड़ा उन्होंने बड़ा एक सर्टेन सा स्टेटमेंट दिया है कि हाँ ये तो होना ही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं अगर एमबीएस अपने यहाँ कर लेंगे, उससे क्या ये ख़त्म हो जाएगा? ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आती है बात। हो सकता है कि वो अपने यहाँ सब कुछ ठीक कर लें, पर ज़रूरी नहीं वो यहाँ भी ठीक करने आएँ। दूसरी बात ये है कि जब आप बोतल से एक बार जिन बाहर निकाल लेते हैं, वो जिन वापस बोतल में जो ही नहीं जाता। जो लोग बोतल और जिन ना समझ रहे हो, बता दूँ आपको कि ट्यूब में से पेस्ट आप निकाल सकते हो, अंदर नहीं डाल सकते हो। वैसे ही दुनिया की हर खराबी है, एक बार फैल गई उसको समेटना मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि जब अमेरिका ये कर रहा था, जब अमेरिका पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहा था, तब अमेरिका के अपने देश में कहीं कोई कट्टरपंथ नहीं था। वहां पर तो आपको ध्यान ही होगा कि जब ट्विन टावर वाला कांड हुआ तो उसके बाद उसने कितनी सख्ती से वहां पर जो मुस्लिम से उनके संग व्यवहार किया था। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के उसको मालूम था कि पाकिस्तान से ये आतंकवादी भारत में आते हैं, यहाँ कांड करते हैं, सब कुछ मालूम था, लेकिन वो पाकिस्तान को सहायता दे रहा था। तो एमबीएस अगर कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सऊदी अरब को डीरेडिकलाइज करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑटोमेटिक भारत को भी डीरेडिकलाइज कर देंगे। भारत में जो करना है वो भारत की सरकार को ही करना पड़ेगा, भारत के लोगों को ही करना पड़ेगा, और भारत के अल्पसंख्यकों को करना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि एमबीएस को ये समझना पड़ेगा, जो क्लिंटन का एक बड़ा ऐतिहासिक डायलॉग है, उन्होंने पाकिस्तान में जाके कहा था कि अगर अपने पिछवाड़े सांप पालोगे तो कभी ना कभी तुम्हें डसेगा। एमबीएस अगर इस बात को ध्यान में रखें
और जो कट्टरपंथी जहाँ पर भी पनप रहे हैं, किसी तरीके से उनकी फंडिंग सुखाने की कोशिश करें, तब तो कुछ हो सकता है। बिना इसके अगर बाकी सब जगह रेडिकलाइजेशन फलता फूलता रहा, तो एमबीएस के ये जो प्रयास हैं ये भी सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जगह जगह सर उठाते रहेंगे। और सऊदी अरब मॉडर्न हो रहा है, खुल रहा है, इससे जहां भी कहीं कट्टर मौलाना है कोई खुश नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, मिस्र कोई खुश नहीं है। तो इसलिए जब तक एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं बनेगी कि दुनिया में शांति हो, तब तक एमबीएस का ये बयान भारत के लिए कोई बहुत खुशी मनाने वाला मुझे नहीं लगता है। वो अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस विषय पे आज इतना ही। जैसे इसमें कोई और डेवलपमेंट होता है मैं फिर आपसे इस बारे में बात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।